के चैप्टर नंबर 4 द मुग़ल एम्पायर में आपका स्वागत है। चलिए हम चैप्टर की मुख्य जो लाइन है उनकी रीडिंग से शुरू करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है कि मुग़ल एम्पायर कैसे स्थापित हुआ। तो यहाँ से एक कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है कि क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडेसर्स द मुग़ल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड what had been hitherto seemed possible for only short period of time। मुग़लों ने क्या किया कि एक ऐसा एम्पायर बनाया जो अभी तक के क्या होता था, इम्पॉसिबल दिखता था या पॉसिबल होता था तो थोड़े ही समय के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, यानी इतना बड़ा जो उनका राज्य था, जो काबुल से लेकर के अफ़गानिस्तान के काबुल कंधार से लेकर के साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो था उसके पहले के प्रेडेसर्स ने नहीं बना पाए थे। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी के बाद उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपांड किया आगरा और दिल्ली तक। अनटिल इन 17th सेंचुरी दे नियरली कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और 17th सेंचुरी के आसपास तक, औरंगजेब के समय तक, इन लोगों ने पूरे के पूरे साम्राज्य को, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में ले लिया था। तो यहाँ से हम मुग़ल एम्पायर की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब इसमें दिया हुआ है कि जो रेड फोर्ट है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं, वो भी जो है हमारे देश में मुग़लों ने बनवाया था। कौन थे मुग़ल? मुग़ल जो थे वो डिपेंडेंट्स थे, मतलब उत्तराधिकारी थे टू ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर। मदर के साइड से वो चंगेज खान के तरफ से थे और फादर के साइड से वो तैमूर के तरफ से थे। तो आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है तैमूर की। तैमूर के बाद सारे मुग़ल एम्पायर उसके साथ बैठे हुए हैं। तो तैमूर की जो डेथ हुई थी वो 1404 में हुई थी। और वो कहाँ का रूलर था? वो ईरान का रूलर था, ठीक, जिसको तुर्की आज के मॉडर्न डे में कहा जाता है। तो मुग़ल जो थे वो इन दो परिवारों से संबंध रखते थे। हालांकि वो अपने आप को तैमूर का वंशज बताते थे। आगे आएगा ये क्वेश्चन कि वो अपने आप को तैमूर का वंशज क्यों बताते थे, क्योंकि वो चंगेज खान से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे, क्योंकि चंगेज खान का नाम जो था वो मैसेकर से जुड़ा हुआ था, मतलब उसने कई हज़ारों लोगों की हत्याएं की थी। फिर मुग़ल के मिलिट्री कैंपेन्स शुरू हुए बाबर के समय से। बाबर पहला मुग़ल एम्पायर था जो भारत में 1526 से लेकर 1530 तक रहा। तो बाबर को हालांकि फरगना नाम की जगह जो थी वहाँ पर उसको सिंहासन मिला था जब वो केवल 12 ईयर का था, परंतु उसको उज्बेक नाम के एक आक्रमणकारी के कारण अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। उसने 1504 में काबुल पे अपना अधिकार जमाया और फिर वो इंडिया की तरफ बढ़ा और 1526 में उसने सुल्तान ऑफ लोदी इब्राहिम लोदी को, सुल्तान ऑफ दिल्ली को पानीपत में हराया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि पानीपत के युद्ध में उसने किसको हराया था? तो उसने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराया था। हमने इब्राहिम मतलब इसके पहले हमने सल्तनत काल पढ़ा था। तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के आगे जो वंशज हुए थे उनमें वो पहुंच गया था लोदी वंश तक के, और लोदी में इब्राहिम लोदी था जिसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें बाबर का तोपखाना दिखाया गया है। बाबर ने क्या किया था? पहली बार जो है तोपखाने का यूज़ किया था, कैनन्स का यूज़ किया था, जिसके कारण उस और मतलब वेपन्स का, फायर वेपन्स का यूज़ किया था, जिसके कारण उसकी जीत जो थी भारत में सुनिश्चित हो गई थी। तो ये दिया हुआ है इब्राहिम लोदी को एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में ले लिया था। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक के भारत में सबसे पहले 1526 में इब्राहिम लोदी को, 1527 में राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था, 1528 में राजपूतों को चंदेरी के युद्ध में हराया था। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं। तो हुमायूं के शासनकाल को दो भागों में बताया गया है, एक 1530 से लेकर 1540 तक के और 1555 से 1556 तक। तो एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकन्ड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर। तो मिर्जा कामरान जो था उसका हाफ ब्रदर था और
उसने क्या किया था, इसके कारण जो है हुमायूं जो है अफ़गान कॉम्पिटिटर्स से हार गया था। शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था और कन्नौज के युद्ध में, और फिर से उसको यहाँ से ईरान भगा दिया था। फिर ईरान ने क्या किया, ईरान में जाकर के हुमायूं ने सफाविद शाह के की हेल्प से जो है उसने दिल्ली को रिकैप्चर किया था 1555 में। परंतु एक एक्सीडेंट में ये लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वहाँ से गिर गया था और इसकी डेथ हो गई थी। तो जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर को साम्राज्य मिला और अकबर भी केवल 13 ईयर ओल्ड था। फिर 1556 से लेकर 1570 तक अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजेंट बैरम खान अकबर का जो सेनापति था, उसके अंडर में अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अकबर खुद नहीं गया लेकिन बैरम खान ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, और 1556 से लेकर 1570 तक इस तरह से उसने बैरम खान की मदद से उसने क्या किया, बहुत सारे जो नेबरिंग किंगडम थे, मालवा, गोंडवाना, ठीक है, और मिर्ज़ा हाकिम उज़्बेक, इन सबको उसने हराया था। ठीक, 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ की उसको सीज कर लिया था, और 1569 में रणथंभौर, ये राजस्थान में है, इन सबको अकबर ने कैप्चर कर लिया था। अपन ने पढ़ा था ना, राणा प्रताप का नाम आप जानते होंगे, तो वो मेवाड़ के थे, राजस्थान के। फिर 1570 से लेकर 1585 तक के उसके मिलिट्री कैंपेन चले अकबर के गुजरात की तरफ, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ भी वो आगे बढ़ा। और इस तरह से उसने क्या किया कि भारत में बहुत जगह अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसकी बात कर रहे हैं हम? अकबर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, मुगल्स जो थे वो बाबर से इनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर की जो पत्नी थी मेहरुन्निसा, जिसका नाम नूरजहां था, वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मेहरुन्निसा किसका नाम था, तो ये जहांगीर की पत्नी का नाम, नूरजहां का नाम, ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा था। तो जहांगीर के बाद आया शाहजहां ने क्या किया था, ताजमहल बनवाया था, याद होगा आपको। और शाहजहां का बेटा, बहुत सारे बेटे थे, 3-4 बेटे थे उसके, तो उनमें से जो सबसे छोटा बेटा था वो औरंगजेब था। औरंगजेब जो था उसने क्या किया कि अपने सभी बड़े भाइयों को मरवा दिया, किसी को जेल में डलवा दिया, और शाहजहां को भी जेल में कैप्चर कर दिया, और अब खुद शासक बन बैठा। तो इस तरह से देखिए आप, बाबर से पहले 1526 से इनके साम्राज्य की शुरुआत हुई और औरंगजेब तक के ये रहे। अब मुग़ल की जो ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन थी, यानी जो उनके यहाँ परंपरा थी, वो क्या थी? मुग़ल जो थी वो प्राइमोजेनिचर पर बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि बड़े लड़के को ही पूरा राज्य मिलता था। वो कोपेसिनरी इनहेरिटेंस पर बिलीव करते थे, मतलब सभी लोगों को, सभी जितने भी सुल्तान के बच्चे होते थे या राजा के जितने भी बच्चे होते, सम्राट के जितने भी बच्चे होते थे, उन सबको जो है समान अधिकार दे दिया जाता था। फिर मुग़ल के रिलेशन कैसे थे दूसरे रूलर्स के साथ? तो मुग़ल के जो रिलेशन थे राजपूतों के साथ बहुत अच्छे थे, और बहुत सारी राजपूत घरानों में उनकी शादियाँ हुई थी। राजपूत आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुग़ल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। अब जब मुग़लों की बात आती है तो उनके यहाँ पर मनसबदार और जागीरदार करके स्थिति चलती थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। मुग़ल जो थे, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए अलग अलग जगह के लोगों को, अलग अलग प्रोविंस के लोगों को, प्रोविंस का मतलब होता है प्रदेश के लोगों को, अपने यहाँ रिक्रूट किया हुआ था। वो मनसबदार और जागीरदार लोग बनाया करते थे। तो वहाँ पर एक सिस्टम उन्होंने बनाया था मुग़ल का, मनसबदारी सिस्टम। तो उसमें वो क्या करते थे, रैंक फिक्स करते थे, उसी से सैलरी देते थे, और उन सबको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को तो वो चला नहीं सकते थे। तो वो क्या करते थे कि जो छोटे छोटे, मतलब जैसे बड़ा साम्राज्य है तो उसको क्या करते थे, छोटे छोटे भागों में बांट देते थे और उनके वहाँ पर मनसबदार बना देते थे। अकबर के समय में 29 मनसबदार थे, जिनके पास 5000 जाट थे, और औरंगजेब के रेन में, औरंगजेब के शासन में मनसबदार जो थे वो 79 तक हो गए थे। तो अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल,
ये याद रखिएगा। अकबर का कौन था रेवेन्यू मिनिस्टर? टोडरमल। तो उसने क्या किया था, बहुत अच्छे से सर्वे किया था और डिसाइड किया था कि कैसे टैक्स 10 साल तक मतलब उसने सर्वे किया था और उसने डिसाइड किया था कि किस जगह की ज़मीन में किस तरह का टैक्स लिया जाए। तो ये जो सिस्टम उसने बनाया था टोडरमल ने, उसको जाप्ट कहा जाता है। अब ये सब बातें हमें कैसे पता चलती है? तो ये सब बातें हमें अबुल फजल के कारण पता चलती है। अबुल फजल जो था वो अकबर के दरबार में था और उसने अकबर नामा करके एक किताब लिखी थी और उसके 3rd वॉल्यूम का नाम है, मतलब उसने 3 वॉल्यूम लिखे थे। तो अकबर नामा की जो तीसरी किताब है उसका नाम है आईने अकबरी। उसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या मिलता है। अबुल फजल एक्सप्लेन द टर्म सूबाज गवर्न बाय सूबेदार, फाइनेंस ऑफिशियल और दीवान कौन होता था, मिलिट्री पे मास्टर को बख्शी कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहा जाता था और टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें उसने अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में बताई कि अकबर के ज़माने में क्या क्या होता था, जिसके कारण हमें आज पता चलता है। फिर अकबर का आइडिया था सुलह कुल का। अकबर चाहता था कि सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें, यूनिवर्सल पीस में रहें। उसने डिस्कशन शुरू किया था उलेमास के साथ, जितने भी पंडित थे, क्रिश्चियन थे, उनसे डिस्कशन शुरू किया था और वो चाहता था, कैथोलिक्स से डिस्कशन शुरू किया था और वो चाहता था कि एक सुलह कुल करके धर्म बनाया जाए, जिसमें क्या हो, सारे लोग जो है मिल करके एक ही धर्म को माने, एक ही ईश्वर को माने, ऐसा वो चाहता था। अकबर ने क्या किया, कई संस्कृत वर्क को जो है पर्सिया में उसने अनुवाद करवाया। तो ये था हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है द मुग़ल एम्पायर। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर कौन कौन से हुए, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उन्होंने क्या क्या किया, और उनका ये सब जो वर्क है वो कहाँ मिलता है, वो अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहले आया आपका मैच द कॉलम। मनसब का मतलब क्या होता था? तो मनसब, जैसे मैंने आपको बताया कि मनसबदार होते थे और मनसब का मतलब होता था रैंक, कि किसको कितने, मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स में तो और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा, मंगोल कौन था? तो उज्बेक एक मंगोल था। उज्बेक वही था जिसके कारण क्या हुआ था, बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा था। बाद में फिर अकबर ने क्या किया था, इसको कंट्रोल किया था। सिसोदिया राजपूत कहाँ रहते थे? तो वो मेवाड़ में रहते थे। और राठौर राजपूत कहाँ रहते थे? वो मारवाड़ में रहते थे। इन सब के साथ, मेवाड़ के साथ तो क्या हुआ था कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, जिनके साथ अकबर के रिलेशन मतलब जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। फिर मारवाड़ में राठौर राजपूत रहा करते थे, यहीं की मीराबाई थी। फिर नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। और सूबेदार जो थे वो गवर्नर थे। तो ये हमको मैच द कॉलम करना है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर है मैच द कॉलम के बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। मिर्ज़ा हाकिम जो अकबर का हाफ ब्रदर था, वो उसकी कैपिटल कहाँ पे थी? तो वो काबुल में थी। फिर 5 दक्कन सल्तनत, जो दक्कन का एरिया था, दक्कन का एरिया मतलब महाराष्ट्र के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास से जो एरिया शुरू होता है साउथ तक के, वो एरिया दक्कन का एरिया कहलाता है। तो डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत अपने 6 में पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू के में जो राज्य थे वो कौन कौन से राज्य थे जिन पे अकबर ने अपना साम्राज्य बनाया था? वो बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। फिर जाट और सवार 2 स्थिति वहाँ चलती थी अकबर के समय में मनसबदारों के पास। तो जाट से उनकी रैंक पता चलती थी और सवार से उनके घुड़सवार पता चलते थे। तो जाट जो था वो मनसबदार की यदि रैंक बताता था, तो सवार क्या बताता था, ये हमको खालिस्तान में बनना है। तो सवार का मतलब घुड़सवार, तो वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता था। फिर आइए अगले आ रहा है अबुल फजल जो थे अकबर के फ्रेंड थे। तो उन्होंने क्या बनवाने में अकबर की मदद की थी? तो उन्होंने सुलह कुल की जो नीति थी, अकबर चाहता था कि सारे धर्मों के लोग मिलकर के बात करें और एक ही ईश्वर को माने। तो ये जो है सुलह कुल की बात किसके साथ डिस्कस करता था अकबर? अबुल फजल के साथ डिस्कस करता था। ठीक है ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको कॉपी में लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे जो मुग़ल के अंडर में आ गए थे? तो वो सारे प्रोविंसेस मतलब वो सारे प्रदेशों के नाम हमको लिखना है। तो वो थे दिल्ली,
दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन। तो धीरे धीरे करके, हालांकि मेवाड़ और मारवाड़ में उनको थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया था इन लोगों ने, ये दक्कन में भी उनको टाइम लगा था। यहाँ पर मराठे हुआ करते थे, शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। तो इनसे उनको संघर्ष करने में काफ़ी टाइम लगा, मगर ये सारी सेंट्रल प्रोविंसेस उनके कंट्रोल में थे। फिर मनसबदार और जागीर का क्या रिलेशन होता था? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि उनके ज़माने में क्या होता था, मनसबदारी प्रथा थी, तो एक जागीर दे दी जाती थी। जागीर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें कई गांव होते थे, कई खेत होते थे। तो वहाँ से क्या होता था, जो व्यक्ति होता था वो मनसबदार बनाया जाता था, और वो क्या करता था, वहाँ से टैक्स वसूल करके एक सेना अपने पास रखता था, जिनको सवार कहते थे। तो मनसबदार और उनका क्या संबंध था? तो जागीर जो थी वो रेवेन्यू असाइनमेंट होता था मनसबदार के लिए, और मनसबदार को अधिकार होता था कि वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, परंतु वो वहाँ रह नहीं सकता था और उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता था। मतलब उसको वहाँ रहने की छूट नहीं दी जाती थी, नहीं तो वो क्या होता कि वो लोग वहीं के राजा बन जाते और फिर अकबर के अगेंस्ट में या मुग़लों के अगेंस्ट में वो क्या करते, रिबेल कर देते, तो उन लोग वहाँ नहीं रहने देते थे। तो जागीर उनका असाइनमेंट थी और मनसबदार वहाँ से टैक्स लेता था। ये वाले क्वेश्चन में हमको ये लिखना है। फिर है व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन? मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था? तो जमींदार जो थे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे किसानों से। वो एक लिंक की तरह एक्ट करते थे रूलर के बीच में और पीजेंट के बीच में। तो ज़मींदार, जैसे अभी बताया कि मनसबदार जो होते थे वो ज़मींदार लोगों को ही मनसबदार बना दिया जाता था, तो वो लिंक का काम करते थे कि किसान लोग उनको टैक्स देते थे और वो राजा के पास ले जाकर टैक्स जमा करते थे। फिर है हाउ आर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस? कि अकबर ने जो रिलीजियस स्कॉलर थे, धार्मिक लोग थे, मतलब उलेमा थे और पंडित थे, कैथोलिक चर्च के फादर्स थे, तो इनसे जब डिस्कशन किया तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो ये जो डिबेट करता था अकबर, जो डिबेट करता था, डिबेट विद रिलीजियस स्कॉलर हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग द आइडिया ऑफ सुलह कुल। वो सुलह कुल नाम का एक आइडिया बनाना चाहता था अकबर, जिसको यूनिवर्सल पीस, विच वॉज द फाउंडेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज़ ऑफ रिलीजियस हारमोनी। इसमें लिखा नहीं है, आपको रिलीजियस हारमोनी अपने तरफ से लिखना है। तो जो कि अकबर का फाउंडेशन था, अकबर का जो आइडिया था रिलीजियस हारमोनी, की सारे धर्म जो है वो रिलीजियस हारमोनी, इसमें लिखना RELIGIOUS, RELIGIOUS और HARMONY। तो वो रिलीजियस हारमोनी बनाना चाहता था कि सारे धर्म के लोग मिलकर रहें, तो इस आइडिया पे उसने सुलह कुल बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल ने क्यों तैमूर लोगों को ज़्यादा महत्व देते थे? जैसे मैंने आपको बताया कि मुग़ल का जो मतलब संबंध था वो दो फैमिली से था। मदर की तरफ से वो चंगेज खान की तरफ से थे और फादर के तरफ से वो तैमूर की तरफ से थे। तो वो तैमूर को ज़्यादा महत्व क्यों देते थे? क्योंकि वो अपना नाम जो थे वो चंगेज खान से, मंगोल से जोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने कई हज़ारों लोगों को मैसेकर किया था। मैसेकर का एक मतलब होता है किलिंग किया था। तो यही लिखा है, देयर मंगोल डिसेंट वाज एसोसिएटेड विद चंगेज खान हु वाज रिमेंबर्ड फॉर मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल, सो दे एम्फेसाइज्ड देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री। सो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। The Mughal emphasized their Tamurud and not their Mughal descent because Chinggis Khan of Mughal descent was associated with massacre of many people, while they were proud of Tamur capture of Delhi. They were proud of Tamur's capture of Delhi in 1398. तो ये नीचे वाला आंसर आप लिखिएगा, ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा। दो आंसर है यहाँ पर। तो द मुगल एम्फेसाइज देयर तैमूर नॉट देयर मंगोल डिसेंट बिकॉज चंगेज खान ऑफ मुगल डिसेंट वाज एसोसिएटेड विथ मैसेकर ऑफ मैनी पीपल। क्योंकि जो ये नीचे वाला लिखना है, यहाँ से लिखना है, मंगोल से लिखना है, मंगोल एम्फेसाइज से लिखना है, मुगल्स एम्फेसाइज से लिखना है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मतलब तैमूर वाले को ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, क्योंकि उन्हें वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम चंगेज खान के साथ जुड़े। फिर
अगला क्वेश्चन है हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। तो इनकम जो थी, देखिए उनको इनकम का एक ही साधन था कि वो लैंड से टैक्स मिलता था, किसानों से टैक्स लेते थे, तो यही मेन सोर्स था इनकम का मुगल रूलर को, और हैंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, नॉट जस्ट तुरानी और ईरानी। अब मुगल लोग क्या करते थे, जब मतलब कहीं पर उनके साम्राज्य में वहीं के जो लोग होते थे उनको भर्ती किया करते थे, ताकि क्या हो लोग ये ना सोचें कि सब वो अपने लोगों को भर रहे हैं। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के, नॉट जस्ट तुरानी और ईरानी, बिकॉज द एम्पायर हैड एक्सपांसेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन एंड प्रोविंसेस। क्योंकि जो उनका एम्पायर था, जो उनका साम्राज्य था, वो एक्सपांडेड था, मतलब बहुत दूर दूर तक विस्तृत था, अलग अलग रीजन में और अलग अलग प्रोविंसेस में। तो सब जगह ऐसा वो नहीं कर सकते थे। वो वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो लोग थे जिनको जो वहाँ की भाषा जानते थे या जो वहाँ के लोगों को पहचानते थे, ऐसे लोगों को वो ज़्यादा अपने उसमें भर्ती करते थे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था मुग़ल एम्पायर। इसमें हमने पढ़ा पूरी मुग़ल डायनेस्टी के बारे में कि कौन कौन मुग़ल हमारे यहाँ आए और उन्होंने कैसे मनसबदार और जागीरदार सिस्टम को यहाँ पर लागू किया। और फिर अपन ने ये पढ़ा कि अकबर की सुलह कुल नीति क्या थी, और अकबर या जो मुग़ल थे वो अपने आप को किससे जोड़ते थे, तो वो अपने आप को तैमूर से जोड़ते थे, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर किया था 14वीं सेंचुरी में, और वहाँ से वो ये मानते थे कि हमारा जो है साम्राज्य यहाँ से स्थापित हुआ। हालांकि बाबर ने उनके साम्राज्य की शुरुआत की थी। तो ये था आपका मुग़ल एम्पायर चैप्टर, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।